नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता के अध्ययन के बाद हम बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। किधर बढ़ रहे हैं? उत्तर वैदिक काल की तरफ। उत्तर वैदिक काल की तरफ। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज जो था क्या था? पितृसत्तात्मक था। कैसा था समाज? पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। समाज क्या हो गया था? पितृसत्तात्मक हो गया था। क्या हो गया था? समाज पितृसत्तात्मक हो गया था। महिलाओं की स्थिति जो थी वैदिक काल की अपेक्षा कुछ कमजोर हुई थी। कमजोर हो गई थी। वैदिक काल की तुलना में अब क्या था? राजा जो था स्वेच्छाचारिता की तरफ बढ़ गया था। मतलब जैसे क्या था कि वैदिक काल में राजा की स्थिति क्या थी? राजा को विदत नाम की एक संस्था थी जो बाद में सभा और समिति में बदल गई थी। इसके माध्यम से राजा शासन करता था और ये लोग राजा को किसी भी डिसीजन लेने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यानी कि राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। राजा अपने किसी भी निर्णय को थोप नहीं सकता था। समझ रहे हैं? लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा क्या हो गया था? स्वेच्छाचारिता की तरफ बढ़ गया था। राजा स्वेच्छाचारी हो गया था। जो सभा समिति थी, सभा समिति मात्र सलाहकारी संस्थाएं बनकर रह गई थी। सलाहकारी संस्था रह गई थी। मतलब कि ये सलाह तो देते थे लेकिन राजा इसे मानने के लिए बाध्य नहीं था। कौन? सभा और समिति। इसके अलावा क्या था? सभा समिति मात्र सलाहकारी संस्थाएं बनकर रह गई थी। राजा जो था, इससे पहले ये था ना कि हमने आपको बताया था वैदिक काल में राजा क्या होता था? वैदिक काल में राजा की परिकल्पना सिर्फ इतनी सी थी कि एक बड़े से समूह में लोग रहते थे। उसका एक मुखिया होता था, लेकिन वो किसी भूखंड का स्वामी नहीं था। वो आज यहाँ है, कुछ दिन के बाद कहीं और चले गए, कुछ दिन के बाद कहीं और चले गए। इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस समय क्या हो गया था? राजा जो था, मतलब राजा उस समय किसी भूखंड का स्वामी नहीं था, लेकिन राजा जो था एक विस्तृत भूखंड का स्वामी हो गया था। भूखंड का स्वामी बन गया था। राजा का पद अनुवांशिक पहले भी था, आज भी अनुवांशिक था। राजपद, राजा का पद अनुवांशिक था। राजा के पास सेना तब भी नहीं थी, राजा के पास सेना आज भी नहीं थी। तब क्या था? लड़ाकू लोगों का एक समूह होता था जिसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। वही सिस्टम आज भी था। ठीक है? सेना मतलब एक अस्थाई सेना नहीं थी। अस्थाई सेना नहीं थी। इसके अलावा क्या था? अस्थाई सेना नहीं थी। राज्य की आय का
राज्य की आय का 1/16 भाग, कितना, 1/16वां भाग किसको प्राप्त होता था, प्राप्त होता था। राज्य की आय का 1/16वां भाग, राज्य की आय का 1/16वां भाग राजा को कर के रूप में प्राप्त होता था। राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था, राजा का मुख्य कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना। ये सब किसके बारे में पढ़, राजा के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख्य कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना। इतनी बातें हम आपको क्या बताएं, किसके बारे में बता दिए, राजा के बारे में। अब आगे देखते हैं। राजा जो था यज्ञ करते, यज्ञ 2 तरह के होते थे, मतलब एक राजा यज्ञ करता था, दूसरा कौन करता था, प्रजा यज्ञ करती थी। राजा 4 तरह की यज्ञ करता था और प्रजा 5 तरह की यज्ञ करती थी। समझ में आई बात, राजा 4 तरह की यज्ञ करता था और प्रजा 5 तरह की यज्ञ करती थी। ये दिख रहा है, यहाँ दिख लेते हैं। यज्ञ, राजा 4 यज्ञ करता था। वो 4 यज्ञ कौन कौन से थे, राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेय, अष्टोम। पहला राजसूय, ये राज्याभिषेक के समय होता करता था। दूसरा कौन सा करता था, अश्वमेघ, साम्राज्य विस्तार के लिए करता था। इसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, और अगर किसी राजा ने उसको पकड़ लिया तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर नहीं पकड़ लिया तो ये माना जाता था कि इस राजा ने इस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली। वाजपेय, और अष्टोम। अष्टोम को अग्निष्टोम भी कहते थे। अष्टोम को क्या कहते थे, अग्नि अष्टोम भी कहते थे। अब प्रजा कैसे यज्ञ करती थी, प्रजा के यज्ञ 5 प्रकार के होते थे। पहला देव यज्ञ, दूसरा भूत यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और पितृ यज्ञ। तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। अब 5वां नृयज्ञ। अब देव यज्ञ था वो किसके लिए किया जाता था, देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता था। ब्रह्म यज्ञ इस गुरु प्राप्ति के लिए, मतलब गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु प्राप्ति के लिए ब्रह्म यज्ञ करते थे। भूत यज्ञ सभी लोगों को, मतलब जो आम जनमानस था उनके कल्याण के लिए किया जाता था। पितृयज्ञ पितरों के लिए किया जाता था, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता था। और नृयज्ञ जो था देवताओं को सशरीर अपने यहाँ अतिथि के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता था। ये बात आप समझे, देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, भूत यज्ञ आम जनमानस के कल्याण के लिए, पितृयज्ञ अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, ब्रह्म यज्ञ गुरु के लिए। नृयज्ञ किस लिए किया जाता था, नृयज्ञ जो था देवताओं को अतिथि के रूप में प्राप्त करने के लिए। अब
जैसे हमने यहाँ पे लिखा था महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। वैदिक काल में तो महिलाएं अच्छी स्थिति में थी। कई विदुषी महिलाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। लोपा घोषा पाला मुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा से वंचित हो गई थी। शिक्षा से वंचित हो गई थी। महिलाएं क्या हो गई थी? शिक्षा से वंचित हो गई थी। सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया था। सामाजिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया था? जैसे कि समाज जो था ब्राह्मण क्षत्रिय 4 वर्णों में था, अब ये क्या हो गया था? जन्म के आधार पर हो गया था। किस आधार पर हो गया था? वर्ण व्यवस्था किसमें बदल गई थी? जाति व्यवस्था में बदल गई थी। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई थी। इसके अलावा क्या था? अब इसमें ऐसा हो गया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय एक साथ हो गए थे और वैश्य और शूद्र एक साथ हो गए थे। वैश्य शूद्र एक साथ हो गए थे। अब होता क्या था? क्षत्रिय शासन करता था, ब्राह्मण को पुरोहित के अधिकार प्राप्त थे, वैश्य व्यापार करता था, शूद्र अन्न उपजाता था। कृषि पे आधारित व्यवस्था थी, अन्न उपजाता था। तो ये क्या करते थे? कर के रूप में क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य से कर प्राप्त करते थे। और वैश्य क्या करता था? शूद्रों को तो फिर प्रताड़ित करता था। शूद्रों से सस्ते दरों पर वो चीज़ों को खरीदता था, उन चीज़ों को बेचता था। फिर उसी व्यापार से जो फायदा होता था उसी फायदे के लिए उसी फायदे को कर के रूप में क्षत्रिय और ब्राह्मणों को देता था। इसमें क्या हुआ कि शूद्रों की व्यवस्था स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इसकी वजह से क्या हो गया? शूद्रों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अब इसमें एक और था कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी स्त्रियां नहीं पहुंच पाती। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी स्त्रियों को, सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग जो था निषेध हो गया था। कार्यक्रमों में प्रतिभाग निषेध हो गया था। क्या हो गया था? निषेध हो गया था। ये पूरी की पूरी व्यवस्था क्या रही? उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था रही। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आई हो, इसको हम एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। उसके बाद हम आगे इसका आर्थिक जीवन देखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा है इसकी, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो, आपको एक पॉइंट वाइज आप कवर हो जाए। देखते हैं इसको। उत्तर वैदिक काल के बारे में समाज पितृसत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति, महिलाएं की स्थिति कमजोर हुई थी। शिक्षा से महिलाएं वंचित हो गई थी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग ले नहीं पाती थी, मना कर दिया गया था। और उसके बाद राजा जो था स्वेच्छाचारी हो गया था। सभा समिति मात्र सलाहकारी संस्था बन के रह गई थी। मतलब राजा इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। अब राजा जो पहले किसी भूखंड का स्वामी नहीं था, अब एक विस्तृत भूखंड का स्वामी हो गया था। राजा का पद अनुवांशिक पहले भी था, आज भी था। राज्य की आय का 1/16वां भाग राजा को कर के रूप में प्राप्त होता था। इसका मुख्य कर्तव्य, राजा का मुख्य कर्तव्य क्या होता था? प्रजा की रक्षा करना होता था। इसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कि किस कर्म के आधार पर थी? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 भागों में समाज बटा हुआ था। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक वर्ग में हो गए और वैश्य शूद्र एक वर्ग में हो गए। अब इसका परिणाम ये निकला कि समाज 2 भागों में विभक्त हो गया। समाज के 2 भागों में विभक्त हो जाने से क्या हुआ कि शूद्रों का शोषण और अधिक बढ़ गया। क्या होता था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कर प्राप्त करते थे वैश्यों से प्राप्त करते थे। वैश्य व्यापार करता था। व्यापार किस पे आधारित था? कृषि पर आधारित था। और कृषि कौन करता था? शूद्र करते थे। अब इसकी वजह से शूद्र जो भी उत्पादन करते थे उसको कम से कम दर में वैश्य खरीदने लगे और उसी से जो प्राप्त हुए लाभ को कर के रूप में वो क्षत्रियों और वैश्यों को देते थे। इससे क्या हुआ कि शूद्रों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अब राजा जो था उस समय यज्ञ किस 4 तरह के यज्ञ करता था? रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अष्टोम यज्ञ। रासु यज्ञ कब करता था? रासु यज्ञ राजा करता था
राज्याभिषेक के समय अश्वमेध यज्ञ करता था, अपने साम्राज्य विस्तार के समय वाजपेयी यज्ञ करता था। ये बोलते जब राजा इंटरटेनमेंट समझते हैं, आनंद के लिए, जैसे पता चला कि जैसे वाजपेयी वाला घोड़ा होता है, ठीक है, बाज समझते हैं ना। तो उसमें ये है कि जब मान लीजिए कोई कार्यक्रम हो रहा है और जैसे राजा आनंद कर रहा है, जानवरों के खेल हो रहे हैं, उसके बाद जो यज्ञ किया है, मान लीजिए घोड़ों की दौड़ हो रही है, घुड़दौड़ हो रही है, उसके बाद जो यज्ञ किया जाता था वो क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ, अष्टोम यज्ञ, अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए, इसको अग्निष्टोम भी कहते हैं। अग्निष्टोम भी कहते हैं, ठीक है। प्रजा 5 तरह के करती है। देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, भूत यज्ञ सबके कल्याण के लिए, पितृ यज्ञ पितरों के लिए, ब्रह्म यज्ञ गुरु के लिए, और इंद्र यज्ञ राजा देवताओं को अतिथि के रूप में अपने यहाँ प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इस तरह से उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था का हमने अध्ययन किया। क्या आगे हम इनकी आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन कर लेंगे। 1 क्लास और करते हैं, या 1 या 2 क्लास और करेंगे, उत्तर वैदिक काल आपका संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता का हम समापन कर लेंगे। तो फिर हम धीरे धीरे महाजनपद काल की तरफ बढ़ेंगे। आप मैं साइड हो जाता है, उसका जरा सा आप स्क्रीनशॉट लेना, आप इसको 1-2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, फिर ये चीज़ें याद रहेंगी। बहुत आसान है, 1-2 बार देखने की जरूरत है बस। हम आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि इसमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिससे आपको आगे की परीक्षाओं में कुछ लाभ मिलेगा। ये परीक्षाएं वैसे इससे प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, जितने कंपटीशन हैं जो आजकल परीक्षाएं हो सकती हैं। जीएस का बहुत ही विस्तृत सिलेबस होता है, आप यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर उत्तर वैदिक काल से प्रश्न उठाए जाएंगे, उनकी सामाजिक व्यवस्था से उठाए जाएंगे, तो यहीं से उठाए जाएंगे। इसको आप देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।